दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने नोट बनाना स्टार्ट नहीं किया तो दोस्तों आप लोगों को नोट बनाना शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा अगर आप लोग अपने से लिखते हैं, चाहे नोट किसी का भी हो, लेकिन अगर दोस्तों आप लोग अपने से नोट को तैयार करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को भी लग रहा होगा कि बाद में स्टार्ट करेंगे, बाद में नोट कर लेंगे, बाद में नोट कर लेंगे, अभी कहीं से भी पढ़ लेते हैं, सिर्फ मोबाइल को ओपन करके सिर्फ देख लेते हैं वीडियो को, ये नहीं चलेगा। आप लोगों को एक एक चीज को नोट करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप लोगों को याद रहेगा। और दोस्तों लेक्चर शुरू होने से पहले आपको नोट एक बार रिवीजन करके आना ही पड़ेगा, तभी दोस्तों आप लोगों का 12 बोर्ड की तैयारी अच्छे से होगी। और जो छात्र अभी तक स्टार्ट नहीं किए 12 बोर्ड की तैयारी, तो दोस्तों इस चैनल पे आप रेगुलर आपसे वीडियो मिल रही है आप लोगों को, ठीक है, इसलिए आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी आप लोगों को बना लेनी चाहिए और दोस्तों एक तरफ से आपको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को दोस्तों वीडियो लेक्चर शुरू होने से पहले दोस्तों नोट रिवीजन करके आना पड़ेगा। आप लोग दोस्तों अभी कहीं से भी वीडियो देख लेते, कहीं भी बैठ के देख लेते, आपको एक शांति जगह पे आराम से बैठ करके वीडियो को देखना होगा और दोस्तों समझना होगा। और कम से कम दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए 5 से 10 मिनट वीडियो को देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा ये टॉपिक आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस टॉपिक से जो मैं भी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ये टॉपिक से दोस्तों कम से कम आपका 5 मार्क्स हर बार पूछता है। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है यहीं से होता है। बेसिक चैप्टर है दोस्तों सॉलिड स्टेट क्लास 12 केमिस्ट्री का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, इससे दोस्तों ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके अंदर दोस्तों 4 टॉपिक आता है आपका मेन, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग हर बार बिहार बोर्ड में आपके खास करके पूछता ही है और अदर बोर्ड स्टेट बोर्ड में भी दोस्तों पूछता ही है। आणविक ठोस के अंदर कितने 3 प्रकार होते हैं उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आयनिक ठोस के अंदर भी प्रकार होते हैं उसको भी पढ़ेंगे, धात्विक ठोस के बारे में पढ़ेंगे, सहसंयोजक ठोस के बारे में पढ़ेंगे और उसके दोस्तों गुण के बारे में पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना, वीडियो को कम से कम 10 मिनट देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा ये टॉपिक, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, शुरू में भगा देते हैं या फिर लास्ट में देखते हैं या फिर शुरू में देख करके छोड़ देते हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आता है। और कॉपी कलम लेके बैठना दोस्तों और एक एक चीज को नोट करना है। अगर आप लोग को अभी नोट नहीं किया था दोस्तों तो अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको नोट कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो है ये सेकंड वीडियो है, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये सेकंड वीडियो आपका, इससे पहले भी सॉलिड स्टेट का एक वीडियो आ चुका है, अगर उसको नहीं देखे तो इसके बाद आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें परिचालित अंतराण्विक बलों, किसके द्वारा दोस्तों, परिचालित अंतराण्विक बलों यानी कि ऑपरेटिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों आप लोगों को कभी पूछ देगा कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, तो किसके आधार पर, परिचालित अंतराण्विक बलों के द्वारा यानी कि ऑपरेटिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा। इंग्लिश हिंदी दोस्तों मैं इसलिए लेके आता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। तो दोस्तों इसके द्वारा 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग है आपका आणविक ठोस, जिसको हम लोग कहते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। दूसरा दोस्तों आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स। तीसरा दोस्तों धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। और दोस्तों चौथा आपका सहसंयोजक ठोस यानी कि कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं और कोवलेंट सॉलिड भी कहते हैं। और एग्जांपल के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि सहसंयोजक ठोस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन पे आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा नेटवर्क सॉलिड और हिंदी मीडियम में दोस्तों रहेगा नेटवर्क ठोस, ठीक है। तो आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, पिछले बार तो नहीं, शायद 2019 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। अब चलिए दोस्तों सबसे पहला टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आणविक ठोस यानी कि मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड आपका क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु मोलिक्यूल होते हैं को आणविक ठोस यानी कि मोलिकुलर सॉलिड कहा जाता है। तो दोस्तों आपको सिंपली कह रहा है कि वैसे क्रिस्टलीय ठोस वो क्रिस्टल ठोस जिसके अवयवी कण के बारे में दोस्तों मैं आपको बताया था कि अवयवी कण के अंदर 3 चीज आता है, एक आता है अणु, उसके बाद दोस्तों दूसरा चीज आता है परमाणु और तीसरा चीज आता है दोस्तों आयन। तो अवयवी कण के अंदर 3 चीज आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि वैसे क्रिस्टल ठोस जिनके अवयवी कण अणु मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है, यानी कि अणु होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलिक्यूल होते हैं, उसी को आणविक ठोस कहा जाता है। चलिए आपको अभी बाद में समझ आएगा पूरा चीज। तो मोलिकुलर सॉलिड को दोस्तों पुनः 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले क्या है कि जिसके अंदर अणु हो, मोलिकुलर सॉलिड के अंदर अणु होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं यानी कि मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। इसको भी दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है, अगर आपको 2 मार्क्स में पूछ देगा तो आपको डेफिनेशन लिख देना है और ये तीनों एग्जाम्पल दे देना है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, तीनों का नाम लिख देना है। अगर दोस्तों वहीं पे 5 मार्क्स का आपको पूछ लिया तो आपको वो तो देना ही है, ठीक है, वो तो दोस्तों आपको देना ही है। उसके बाद ये तीनों प्रकार भी देना है और तीनों प्रकार का डिटेल में डेफिनेशन भी आपको देना है। तो चलिए सबसे पहला है जो कि मोलिकुलर सॉलिड को आणविक ठोस को बांटा गया है, वो है अध्रुवी आणविक ठोस, जिसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। क्या कहते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और दोस्तों दूसरा है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित
आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन आवंटित आणविक ठोस। इसको आप लोग इंग्लिश में भी तुरंत आसानी से समझ सकते हैं, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन। पोलर मतलब तो हम लोग समझ गए कि प्लस माइनस होना चाहिए, नॉन पोलर मतलब प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का वहां पर बात होगी। ठीक है, चलिए अभी एक एक करके डिटेल में जाने के यहाँ पर देखिए। सबसे पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो जल्दी जल्दी बन रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कोई भी मिस्टेक होगा तो फिर मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा उसको। ठीक है, बाकी आप लोग दोस्तों वीडियो को समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों आपका अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो परमाणु के अंदर निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम। ठीक है, तो परमाणु के अंदर निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम और नॉन पोलर बॉन्ड से बने अणुओं यथा निम्न ताप पर H2Cl2 और L2। तो दोस्तों यहां आपको कह रहा है कि परमाणु के अंदर निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम, वहीं पे नॉन पोलर बॉन्ड से बने अणुओं के अंदर, नॉन पोलर बॉन्ड से बने अणुओं के अंदर निम्न ताप पर, यहां भी निम्न ताप पर है, यहां भी निम्न ताप पर है, और यहां पर नॉन पोलर बॉन्ड से बने हुए हैं और यहां पर कोई बॉन्ड से बना हुआ नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई बॉन्ड से बना हुआ नहीं है, यहां पर नॉन पोलर बॉन्ड से बना हुआ है, लेकिन यहां भी निम्न ताप पर भी है, यहां भी निम्न ताप पर है, लेकिन यहां पर आर्गन है, हीलियम है, और यहां पर दोस्तों H2 यानी कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, और यहां पर I2 आयोडीन है। ठीक है, तो 3 चीजें हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन द्वारा बने ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। तो दोस्तों यहां मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि नॉन पोलर बॉन्ड से बने अणुओं को, सबसे पहले अणु किसे कहते हैं। तो दोस्तों जहां पर 2 मॉलिक्यूल आ जाए वहां पर अणु, जैसे कि H2, ये क्या हो गया आपका अणु, वहीं पे सिर्फ H रहता तो ये क्या होता परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन को परमाणु कहते हैं, वहीं पे हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल आ जाए यानी कि H2 गैस आ जाए तो दोस्तों वो हो जाता है आपका अणु। तो ये भी निम्न ताप पर होना चाहिए, ये भी निम्न ताप पर होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आर्गन है यानी कि Ag। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, Ag और He। तो ऊपर वाला यानी कि परमाणु के अंदर निम्न ताप पर आर्गन और हीलियम, और वहीं पे दोस्तों अणुओं के अंदर निम्न ताप पर हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन द्वारा बने ठोस को अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अध्रुवीय ठोस के परमाणु अथवा अणु विद डिस्पर्जन फोर्स यानी कि दुर्बल परिक्षेपण बलों द्वारा, जिसको हम लोग दोस्तों लंदन फोर्स यानी कि लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है कि अध्रुवीय ठोस के जो परमाणु होते हैं, अध्रुवीय ठोस के जो दोस्तों परमाणु होते हैं उसके अंदर वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दुर्बल परिक्षेपण बल। दुर्बल परिक्षेपण बल, जिसको दोस्तों हम लोग काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया आपका बिहार बोर्ड में, और फिल इन द ब्लैंक्स स्टेट बोर्ड में पूछा भी जाता है आपका। तो लंदन फोर्स द्वारा बंधे रहते हैं अध्रुवीय ठोस के परमाणु अथवा अणु, परमाणु भी और अणु भी। ठीक है, परमाणु अथवा अणु दोनों विद डिस्पर्जन फोर्स यानी कि दुर्बल परिक्षेपण बलों द्वारा और लंदन बलों द्वारा यानी कि लंदन फोर्सेस द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है अध्रुवीय ठोस के गलनांक जो होते हैं, अध्रुवीय ठोस के जो गलनांक होते हैं दोस्तों वो काफी कम होते हैं, अध्रुवीय ठोस के गलनांक। ठीक है, पोलर सॉलिड, यहाँ पर नॉन पोलर सॉलिड का हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग को ध्यान होना चाहिए, नॉन पोलर सॉलिड यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसके अंदर परमाणु और अणु जो है वो विद डिस्पर्जन फोर्स यानी कि दुर्बल परिक्षेपण बलों द्वारा यानी कि लंदन बलों द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग लंदन फोर्स भी बोलते हैं और उसी को हम लोग विद डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दुर्बल परिक्षेपण बल। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अध्रुवीय ठोस गलनांक निम्न होता है। ठीक है, यानी कि नॉन पोलर सॉलिड का जो गलनांक है वो काफी निम्न होता है, काफी निम्न, तथा ये सामान्य कमरे के ताप पर और दाब पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में रहते हैं। और दोस्तों कमरे के ताप पर जो है यानी कि कमरा का जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उसके ताप पर ये जो है गैसीय अवस्था में या फिर मेटेरियल अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन, अध्रुवीय ठोस यानी कि नॉन पोलर सॉलिड, क्योंकि उसका गलनांक काफी कम होता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के साथ डिस्कस हो गया दोस्तों, एक एक पॉइंट को आपको नोट करते जाना कॉपी कलम लेकर के। ठीक है, और दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रहा, उसके बाद यहाँ पे नोट रहा, तो दोस्तों टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर दोस्तों आपको तनु क्लासेस सर्च करना है, सिंपली आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आपको जाना है टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे दोस्तों आपको ज्वाइन हो जाना। वहां पर नोटिस या फिर कोई भी बिहार बोर्ड की तरह नोटिस जारी होगी या फिर कोई भी नोट जारी होगा, कोई भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव आपको वहीं पे मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको नॉन पोलर सॉलिड समझ में आ गया। आप चलिए पोलर सॉलिड के बारे में यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अणु अपेक्षाकृत प्रबल बल, वो क्या था, विक डिस्पर्जन बल। ठीक है, वो क्या था दोस्तों, दुर्बल परिक्षेपण बल यानी कि लंदन बल। अब यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है वैसे क्रिस्टल ठोस जिनके अणु अपेक्षाकृत यानी कि उसके अपेक्षा में, नॉन पोलर सॉलिड की अपेक्षा में
परबल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन यानी कि द्विध्रुव डायपोल डायपोल का हिंदी क्या होता है, द्विध्रुव। दोस्तों आप लोगों को मैं इंग्लिश यहाँ पर इसलिए थोड़ा बहुत लिखा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे उसको भी आराम से समझ में आ जाए, और हिंदी मीडियम के बच्चे को भी इंग्लिश थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाता है, ठीक है, इसलिए इंग्लिश का भी यूज हम लोग इसलिए करते हैं। तो द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिसे हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। तो दोस्तों वैसे क्रिस्टल ठोस जिसके अणु यानी कि वो क्रिस्टल ठोस जिसके अंदर जो अणु होता है वो अणु डायपोल डायपोल फोर्स के द्वारा, डायपोल डायपोल बल के द्वारा, द्विध्रुव बल के द्वारा एक दूसरे से बंधा रहता है, जुड़ा रहता है, उसी को दोस्तों हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, HCl, H में क्या होता है प्लस होता है, Cl में क्या होता है माइनस होता है, H में क्या होता है प्लस, Cl में माइनस, तो HCl यहाँ पर क्या हो गया पोलर सॉलिड, ठीक है, ये पोलर हो गया, प्लस और माइनस हो गया पोलर। SO2 माइनस, तो दोस्तों SO2 माइनस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको लेना होगा O2 माइनस और S प्लस, या फिर डायरेक्ट आप SO2 माइनस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों SO2 डबल टाइम हो गया और एक NH3 माइनस, यानी कि यहाँ पर दोस्तों NH3 है, तो जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो HCl SO2 एक चार्ज देगा, और इसी चार्ज के द्वारा दोस्तों ये जो एग्जांपल है काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल है आपका किसका, पोलर सॉलिड का यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस का। क्या क्या एग्जांपल, एक HCl जो कि काफी इंपोर्टेंट है, पूछेगा जब भी आपको HCl के बारे में और NH3 के बारे में पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि HCl SO2 NH3 ये जो है ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। तो आदि पदार्थ के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधनों से बने होते हैं, अतः ये ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। कौन, HCl SO2 NH3। अब एक नोट वाला पॉइंट है आप लोगों के लिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्रुवीय आणविक ठोस के मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक जो है वो अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो होता है प्लस और माइनस, यानी कि जैसे HCl का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो H में होता है प्लस, Cl में होता है माइनस, और दोस्तों हम लोग जानते हैं प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन जो है, आकर्षण बल जो है काफी ज्यादा होता है, ठीक है, ये एक दूसरे को काफी ज्यादा खींचता है, जिसके कारण दोस्तों एक दूसरे से जुड़े रहता है, जिसके कारण ये जल्दी एक दूसरे को छोड़ता नहीं है, और दोस्तों इसी कारण इसका गलनांक जो है काफी अधिक होता है। किसके मुकाबले दोस्तों, आणविक ठोस यानी कि अध्रुवीय नॉन पोलर सॉलिड के मुकाबले। पोलर सॉलिड का जो गलनांक होता है वो काफी अधिक होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ध्रुवीय आणविक ठोस के मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक जो है वो अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होता है, फिर भी इनमें से अधिकतर कमरे के ताप पर और दाब पर गैस अथवा द्रव होते हैं। फिर भी दोस्तों देखिए एक पॉइंट सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या कहा, एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कमरे के ताप पर कौन सा ठोस है, कौन सा पोलर सॉलिड है जो कि पिघल जाता है, तो आप लोगों को एग्जांपल में देना है, मतलब कि आंसर में देना है अध्रुवीय आणविक ठोस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस भी कमरे के ताप पर पिघल जाता है, कभी कभी, ये हमेशा नहीं, लेकिन हमेशा का जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कौन सा देना है, नॉन पोलर सॉलिड यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में आपको देना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट यहाँ पर जो कि मैं आपको बता दिया, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो अधिक होता है किसके कंपेरिजन में, किसके कंपेयर में दोस्तों, किसके अपेक्षा में, नॉन पोलर सॉलिड की अपेक्षा में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसी क्रिस्टल ठोस जिनके अणुओं में H फ्लोरीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और N यानी कि नाइट्रोजन, FON फोन, H मतलब है, फोन है, तो ऐसी क्रिस्टल ठोस जिसके अणुओं में हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो, परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होते हैं, को हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। तो दोस्तों कोई भी यौगिक आ जाए, जैसे कि H2O आ जाए, ठीक है, H2O आ जाए, तो यहाँ पर देखिए एक H है और एक O है, तो दोस्तों इसके बीच का जो बंधन होगा, बॉन्ड होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, इसलिए ये जो आएगा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के अंदर आएगा। तो ऐसी क्रिस्टल ठोस जिनके अणुओं में HO, FO यानी कि फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, परमाणु के मध्य यानी कि इन दोनों के मध्य, जैसे कि दोस्तों F2 आ गया, तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा यानी कि HF, ठीक है, HF आ गया, तो HF के बीच का दोस्तों जो बॉन्ड होगा, तो उसके मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसी को हम लोग हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट वाला पॉइंट है, ऐसे ठोस के अणुओं को परबल हाइड्रोजन बंधित करते हैं, जैसे कि H2O बर्फ। तो दोस्तों ऐसे ठोस के अणुओं को परबल हाइड्रोजन आबंधन बंधित करते हैं, जैसे कि H2O बर्फ, ठीक है, ये क्या है, परबल हाइड्रोजन आबंधन बंधित। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस को विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कुचालक है, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, अचालक हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कुचालक। तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस जो है वो कुचालक होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और एक बता देते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस यानी कि पोलर मोलिकुलर सॉलिड जो है ये क्या होता है, सुचालक होता है, लेकिन दोस्तों वहीं पे अध्रुवीय आणविक ठोस जो है ये फिर कुचालक होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोगों को डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं।
और ये कमरे के दाब पर द्रव नहीं होते, गैस नहीं होती है, क्या होता है वाष्पशील द्रव, या तो वाष्पशील द्रव या फिर दोस्तों मुलायम ठोस होता है। कौन? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आपका पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और भी अदर स्टेट बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, जैक बोर्ड में भी पूछा गया। अगर आप लोग वहां के छात्र हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और देखिएगा दोस्तों पूरा वीडियो को। अब देखिए यहाँ पर वैसे ठोस जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि अवयवी कण इसके अंदर क्या क्या आता है, फिर से एक बार बता देते हैं जो जो नए जुड़े हैं। अणु आता है, आयन आता है और परमाणु आता है, तीन चीज आता है अवयवी कण के अंदर। और अवयवी कण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो आयनिक ठोस वैसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं यानी कि चार्ज वाला होते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चार्ज वाला मतलब क्या, प्लस और माइनस वाला चर्चा होगा ही। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं तभी हम लोगों को समझ में आएगा। आयनिक ठोसों का निर्माण पॉजिटिवली चार्ज आयंस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस और निगेटिवली चार्ज आयंस के 3 डायमेंशनल त्रिआयामी विन्यासों में स्ट्रॉन्ग स्थित वैद्युत कूलॉम बलों से बंधन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है कि आयनिक ठोस का जो निर्माण होता है वो पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज के बंधन से होता है। और हम लोग जानते हैं प्लस और माइनस वाला फोर्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कभी भी अगर प्लस माइनस जुड़ जाए तो उसको तोड़ने में सबसे ज्यादा ताकत लगता है। तो दोस्तों आपको कह रहा है कि आयनिक ठोस का जो निर्माण होता है वो पॉजिटिवली चार्ज जिसके अंदर आता है एनायन यानी कि धनायन, यहाँ पर देखिए एनायन यानी कि धनायन, ये किसके अंदर आता है, ये आता है दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज के अंदर। और निगेटिवली चार्ज के अंदर आता है दोस्तों आपका केटायन यानी कि ऋणायन, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ऋणायन और इंग्लिश में बोलते हैं केटायन। तो ये आता है आपका निगेटिवली चार्ज के अंदर और पॉजिटिवली चार्ज के अंदर आता है दोस्तों आपका एनायन यानी कि धनायन। तो आयनिक ठोस का जो निर्माण होता है वो पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज के बंधन के कारण बनता है, ठीक है। आप लोग को सिंपली समझना है। यहाँ पर कह दिया है कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत वैद्युत कूलम बलों के द्वारा बंधा होता है आयनिक ठोस का निर्माण। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफिनेशन तो कुछ भी लिखा हुआ लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयनिक ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति की होते हैं। वीवीआई दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया आपका, मैं यहाँ पर वीवीआई भी लगा दिया हूं कि आयनिक ठोस जो है वो कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। आयनिक ठोस क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। सबसे ज्यादा कठोर आयनिक ठोस होता है। क्यों होता है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लस और माइनस होता है और हम लोग जानते हैं प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होता है यानी कि सबसे ज्यादा होता है। और आयनिक ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि गलनांक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सबसे ज्यादा फोर्स होता है जिसके कारण ये काफी ज्यादा मजबूत होगा, तो इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है। इसलिए आयनिक ठोस में आयन गमन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। इसी कारण दोस्तों आयन जो है उसके अंदर जो आयन होता है वो गमन नहीं करता, वो चलता नहीं है, वो आजाद फ्रीली इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो आयनिक ठोस का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग क्वथनांक हिंदी में बोलते हैं उसका उच्च होता है। और आयनिक ठोस जिसके कारण जो है गमन नहीं करता है, आजादी से गमन नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, आयनिक ठोस के बारे में। ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होता है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर आपको बता देते हैं, अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग Na+ को ले ले, यहाँ पर देखिए ऐसे करके समझिए आप लोग, NaCl, और NaCl किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो Na+ होता है और Cl- होता है। और हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी पढ़े कि प्लस माइनस के बीच में फोर्स ज्यादा होता है। लेकिन यहीं पे दोस्तों इसको अगर हम लोग ठोस अवस्था में यह भी है, लेकिन इसको अगर हम लोग द्रव में ले लें यानी कि किसी पानी में ले लें या फिर किसी मटेरियल में ले लें तो दोस्तों ये टूट जाएगा और आसानी से इसका जो है द्रव अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली हो जाएगा और यहाँ पर करंट प्रवाहित होने लगेगा। लेकिन ठोस अवस्था में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में ये कुचालक होता है, वहीं पे दोस्तों द्रव अवस्था में ये सुचालक होता है क्योंकि इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। वैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब ही हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, यानी कि ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट में ये विद्युत रोधी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। वहीं पे दोस्तों आयनिक ठोस गलित अवस्था में यानी कि द्रव में, मटेरियल में ये अथवा जल में घुलने पर, द्रव में मतलब क्या हो गया, जल में घुलने पर आयन गमन करने के लिए मुक्त हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो वो फ्री हो जाता है, जिसके कारण विद्युत का संचालन करते हैं। जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक ठोस जो है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं तथा गलित अवस्था यानी कि द्रव में यानी कि जल के विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जल में विद्युत के सुचालक, वही ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन, आयनिक ठोस। और सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, आयनिक ठोस का। आप चलिए बात करते हैं धात्विक ठोस के बारे में। दोस्तों धात्विक ठोस काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी। आज ये सभी टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे, धात्विक ठोस। उसके बाद और एक टॉपिक आपका बच गया, एक टॉपिक है सहसंयोजन अथवा नेटवर्क सॉलिड। उसके बाद फिर दोस्तों में आप लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं धात्विक ठोस के बारे में। धातु धात्विक ठोस कहलाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, धातु जो है वह धात्विक ठोस कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि धात्विक ठोस के अंदर धातु तो आएगा ही, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए आगे,
धात्विक ठोस के अवयवी कण मतलब क्या, अणु परमाणु और आयन धनायन होते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले देखिए धातु जो है धात्विक ठोस कहलाते हैं। धातु क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस के अंदर अवयवी कण जो होते हैं वो धनायन होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वास्तव में धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन से घिरे और उनके द्वारा संगलित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि धात्विक ठोस जो होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। धात्विक ठोस का आयनीकरण धायन यानी कि पॉजिटिव होता है, और वास्तव में धातुएं जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन से घिरे होता है। यहाँ पर ये घिरा हुआ है, तो घिरे और उनके द्वारा संगलित यानी कि वो मिलजुल करके एक फोर्स बनाता है, व्यवस्थित संग्रह होता है। धात्विक ठोस में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का घिरा होना, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का घिरा होना होता है, और वो संलग्नित यानी कि एक दूसरे से मिला हुआ होता है। तो दोस्तों ये व्यवस्थित संग्रह है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये व्यवस्थित संग्रह है। आगे देखिए तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन निरंतर गतिशील होते हैं तथा क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपको कह रहा है, जैसे मान लेते हैं ये कोई धातु है, ठीक है, तो धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ई माइनस, तो ये क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, यानी कि संग्रह होता है, संग्रह एक जगह जमा होता है। जमा होने के बाद दोस्तों ये घिरा हुआ होता है, ठीक है, एक जगह घिरा हुआ होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है निरंतर गतिशील होता है, यानी कि एक दूसरे में चलते रहता है, और क्रिस्टल में समरूप से विस्तारित होता है, एकदम समरूप, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा बड़ा, ये बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बात कह रहा है, आप लोग नोट कीजिएगा, फिर आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि धात्विक ठोस के यह मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन ही धातुओं के उच्च वैद्युत और ऊष्मीय, ये वैद्युत है, ठीक है, ये क्या है, वैद्युत है। तो धात्विक ठोस के ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन ही धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार धातु के एक भाग में ऊष्मा प्रदान की जाती है तो इसमें वर्तमान मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मीय ऊर्जा को धातु के पूरे भाग में समान रूप से विस्तारित कर देती है। तो दोस्तों यहाँ आपको सिंपली कह रहा है, एक सेकंड आप लोग टाइम दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली कह रहा है कि धातु जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जब होगा उस पर कोई भी चार्ज पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ही है जो धातुओं को यानी कि धातुओं को चार्ज लेके पहुंचाता है। सिंपली आपको यही कह रहा है, आप लोग डेफिनेशन को एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही धनायनों का नेतृत्व में, उसके नेटवर्क में, उसके कनेक्शन में प्रवाह करता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के कारण। उसी प्रकार धातु के एक भाग में ऊष्मा प्रदान की जाती है। उसी प्रकार क्योंकि जब विद्युत प्रवाह होगा तो ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है, हम लोग जानते भी हैं कि ऊष्मा उत्पन्न होता है विद्युत जब प्रवाह होता है, तो जिसके कारण ऊष्मा प्रदान की जाती है। इसमें वर्तमान मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रेजेंट में जो मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन है उसमें ऊर्जा को धातु के पूरे भाग में समान रूप से विस्तारित कर देती है। और जो गतिशील होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और गतिशील होता है, उसमें जो ऊर्जा होता है यानी कि ऊष्मा ऊर्जा होता है, यही पूरा जगह हर जगह इसको समान रूप से विस्तारित कर देता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि धातु की एक विशेष चमक भी होती है, उनमें उपस्थित मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है। तो धातुओं का जो एक विशेष चमक होता है, ठीक है, चमक जो होता है दोस्तों, ब्राइटनेस जो होती है वो किसके कारण होती है, उसमें उपस्थित जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि मुक्त और गतिशील, ठीक है, गतिशील यानी कि चलते रहने वाला, और फ्रीली होगा तो ऑटोमेटिक बात है वो गतिशील भी होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है चमक। और धातुओं अत्यधिक अधात वर्गनी यानी कि मेलेबल तथा तन्य यानी कि डक्टाइल होती है। धातु क्या क्या होता है, हम लोग इनऑर्गेनिक में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो मेलेबल होता है और डक्टाइल यानी कि तन्य होता है। हिंदी में बोलते हैं अधात वर्धनीय और तन्य यानी कि डक्टाइल भी होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सहसंयोजक और अथवा नेटवर्क सॉलिड के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो सारा चीज को पढ़ेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका नेक्स्ट लेक्चर का समदैशिकता वो विषम दैशिकता, ठोस, अतिशीत द्रव, परिभाषा क्रिस्टल ठोस क्या है, क्रिस्टल ठोस के प्रकार, कांच को अतिशीत द्रव क्यों कहते हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ही आप लोगों का लेक्चर बाकी है। तो आज हम लोग सहसंयोजक अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क सॉलिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा भी गया है कि सहसंयोजक को क्या कहते हैं, तो वो है नेटवर्क ठोस, ठीक है। अब यहाँ पर डेफिनेशन सबसे पहले देखिए, अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस जिनके संपूर्ण क्रिस्टल में, ठीक है, अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस जिनके संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के बीच सहसंयोजन बंधन के कारण विस्तृत अनेक रूपता होती है, सहसंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या है,
आध्यात्मिक क्रिस्टल ठोस जिनके संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणु के बीच सहसंयोजन बंधन बंधने के कारण विस्तृत अनेक रूपता होती है, जिसे हम लोग सहसंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। और इसका बॉन्ड जो होता है वो काफी कमजोर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली कह रहा है कि आध्यात्मिक क्रिस्टल ठोस होना चाहिए जिसका संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणु के बीच जो सहसंयोजन बंधन होगा यानी कि बॉन्ड होगा, उसी के कारण विस्तृत अनेक रूपता पाई जाएगी। विस्तृत अनेक रूपता, एक रूप नहीं, विस्तृत अनेक रूपता, जिसको हम लोग दोस्तों सहसंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग आगे देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले है सहसंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस, जिसको हम लोग कहते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स को जिंट मॉलिक्यूल यानी कि विशाल अणु भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कहते हैं हम लोग सहसंयोजन अथवा नेटवर्क सॉलिड को? विशाल अणु कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ठोस में, आयनिक ठोस में जो है वो काफी सटे सटे होते हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड में काफी सटे सटे होते हैं। वहीं पे दोस्तों जब सहसंयोजन का बात आ जाता है तो इसमें थोड़ा सा दूर दूर होता है, जिसके कारण दोस्तों ये फिगर जो है काफी बड़ा बनता है। देख लीजिए जैसे कि ये फिगर कितना छोटा बना, ये फिगर कितना बड़ा बना, जिसके कारण दोस्तों हम लोग इसको कहते हैं विशाल अणु, क्योंकि यहाँ पर एक परमाणु ये दोनों मिलकर बन गया अणु, और ये अणु जो है विशाल है यानी कि बड़ा है। तो सहसंयोजन अथवा नेटवर्क सॉलिड को हम लोग विशाल अणु यानी कि जिंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सहसंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस यानी कि कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के परमाणुओं के बीच सहसंयोजन बंधन दिशात्मक डायरेक्शनल प्रकृति के होते हैं, इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा है कि सहसंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के परमाणु के बीच जो है सहसंयोजन बंधन दिशात्मक यानी कि डायरेक्शनल, एक तरफ एक दिशा में, ऐसा नहीं कि किधरों से कुछ भी, ठीक है, एक दिशा में होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो प्रकृति के होते हैं, उसी नेचर के होते हैं, इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न होते हैं। जिसके कारण दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हैं, आंधी, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका यहाँ पर घर है, और यहाँ पर एक खुट्टा भी है जिसके साथ आप पकड़ के, और एक आदमी यहाँ पर छूटा हुआ, ठीक है, कोई भी खड़ा है बिल्कुल ऐसे ही, ना घर है कुछ भी है। अब अगर आंधी आएगी तो आपको पहले उड़ाएगा कि इसको, तो ऑब्वियसली बात है पहले इसको उड़ाएगा, क्योंकि ये कुछ भी पकड़ के नहीं, आप यहाँ पर खुट्टा पकड़ के है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली वही कह रहा है कि सहसंयोजन बंधन जो है वो एक प्रकार का निश्चित आकार लेकर के एक निश्चित डायरेक्शन में एक सही पोजीशन पे खड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण इसका प्रबलता जो है वो अति संलग्न होता है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के गुण यानी कि उसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, सहसंयोजक यानी कि कोवलेंट सॉलिड का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सभी प्रकृति काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 5 मार्क्स में अगर आपको पूछ देगा तो ये सभी चीज आपको लिखना पड़ेगा, सहसंयोजक बंधक से लेकर के आपको प्रॉपर्टी तक दोस्तों सभी चीज को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर देखिए, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कोवलेंट अति कठोर तथा भंगुर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ये कठोर तथा भंगुर होते हैं। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी अधिक होता है, उच्च होता है, तथा ये गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि इसका गलनांक जो है वो भी काफी अधिक होता है, लेकिन आयनिक ठोस से कम होता है, ठीक है, इसका भी गलनांक ज्यादा होता है लेकिन आयनिक ठोस से कम होता है। और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क सॉलिड जो है वो किस तरह के, कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं, यानी कि कठोर होता है और भंगुर तुरंत टूट जाता है, अगर तोड़ोगे तो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि लोहा के जैसा कठोर और टूटेगा ही नहीं, भंगुर भी होता है, तुरंत भंगुर यानी कि तुरंत टूट भी जाता है। और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिक होता है, और ये गलन से पूर्व विघटित भी हो सकता है, और गलने से पहले भी ये टूट सकता है, फूट सकता है, फिर गल सकता है, ठीक है। इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन आयनिक सॉलिड का गारंटी था कि वो जल्दी नहीं पिघलेगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक फिक्स तापक्रम पे ही वो पिघलेगा आयनिक ठोस का। लेकिन कोवलेंट का जो है यानी कि नेटवर्क सॉलिड का कोई फिक्स नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट यानी कि सी है, सहसंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस यानी कि कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड जो है वो विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, विद्युत का कुचालक होता है। वहीं पे आयनिक ठोस जो है वो सुचालक होता है, लेकिन कोवलेंट क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट, डायमंड तथा सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड जिसको हम लोग हीरा बोलते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड ही बोलते हैं उसको, यह सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस का एक विशिष्ट उदाहरण है। तो इसका एग्जांपल 2 है, एक है डायमंड, एक है सिलिकॉन, और दोस्तों एक एग्जांपल इसका ग्रेफाइट, जो कि आपके बोर्ड में पूछता भी, एक है आपका ग्रेफाइट। तो इसका 3 एग्जांपल मैं आपको बता दिया सहसंयोजन का, यानी कि दोस्तों कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड का, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस का मैं आपको 3 एग्जांपल बताया, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट, ये इसके एग्जांपल है। तो दोस्तों सहसंयोजक सॉलिड यानी कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, उसके बाद आयनिक ठोस, ये दोनों को आपको नोट करने के बाद ध्यान से देखना है और दोनों के बीच में डिफरेंस आपको देखना है, क्योंकि कभी कभी आपको पूछ देता है कि धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस के बीच का अंतर लिखें, 5 मार्क्स का आपको कभी कभी पूछ लेता है। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है।
आज इसको यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेफाइट भी सहसंयोजक तथा नेटवर्क ठोस का एक उदाहरण है। यहाँ पर मैं जो कि मैं आपको बताया कि ग्रेफाइट भी जो है वो कोवलेंट सॉलिड का एक उदाहरण है, परंतु अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट मुलायम तथा विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट का अपवादी गुण उसकी विशिष्ट संरचना के कारण होता है। तो क्योंकि ये एक्सेप्शन में, जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट क्या है, वो विद्युत का सुचालक है, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़े यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या पढ़े कि ये जो है विद्युत का कुचालक होता है, कौन, कोवलेंट स्वरूप। लेकिन क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है तो एक्सेप्शन में है, लेकिन वो भी एक एग्जांपल है सहसंयोजक का। तो यही पॉइंट था। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। वीडियो को अगर शेयर नहीं किए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जितने दोस्तों को दोस्तों आप जोड़िएगा, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग को किस तरह से मेहनत करके पीडीएफ तैयार करके, पीपीटी तैयार करके दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। बस आप लोगों को क्या काम है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, ग्रुप में अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने जूनियर को शेयर करना। दोस्तों प्लीज आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कॉपी कलम लेकर के बैठिए और वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। और वीडियो देखने से पहले, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले कॉपी को एक बार रिवीजन करके जरूर आइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।